यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस पेड बैच में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पैसिव वॉइस का हमने एक वीडियो बता दिया था और आज हम आपके लिए दूसरा वीडियो पैसिव वॉइस का जो है वो ले आने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट वीडियो होगा और ये पेड की जो क्लास है ये हम पब्लिकली भी डालेंगे, जिससे बहुत सारे लोग की ये रिक्वेस्ट थी कि इस पेड पैसिव वॉइस के पेड क्लास को हम पब्लिकली डालेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी हैं। मेरा भी एक बार आप लोग कंटेंट देख लीजिए, और अगर अभी भी आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियोस पूरी पड़ी हुई हैं, आप वहां से जाकर हमारी पेड क्लास से जो है वो बढ़िया ढंग से जुड़ सकते हैं। तो हमने टॉपिक आपको जो है वो बता दिया था। टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस का लगभग टॉपिक हो गया था। ठीक है, अब हम आपके सामने आज जो हम आपके सामने लेकर आएंगे वो हम आपके सामने लेकर आएंगे निगेटिव सेंटेंस। जो हम आपके सामने लेकर आएंगे वो हमारा आज का टॉपिक आपके सामने होगा निगेटिव सेंटेंस, माने निगेटिव सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव बताएंगे, फिर सिंगल इंट्रोगेटिव बताएंगे, फिर डबल इंट्रोगेटिव का बताएंगे, फिर क्वेश्चन वर्ड, फिर नाउन का बताएंगे। देखिए, हमने आपको पैसिव वॉइस का चेंजिंग बता दिया है कि पैसिव वॉइस का चेंज करते कैसे हैं। ये हमने आपको जो है वो पूरा अच्छे ढंग से जो है वो बता दिया है। ठीक है, देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपको मैंने पैसिव वॉइस में बताया क्या है। देखिए, हमने पैसिव वॉइस में 4 चीज बताई है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। 2 चीज हमेशा जान लीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लियर हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, लेकिन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है? पैसिव वॉइस की। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का? आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है? पैसिव वॉइस में। और मेन वर्ब की जो है वो ऑलवेज कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्द की हो, एक से अधिक शब्द, मोर देन वन वर्ड, अगर इफ एनी हेल्पिंग वर्ब इज मोर देन वन वर्ड्स, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब मोर देन वन वर्ड्स मतलब एक से अधिक शब्द की हो, तो नॉट दोनों शब्दों के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, if any helping verb is more than one words then not is used before both the noun। अगर नाउन का मतलब हम हेल्प नॉट का यूज कर रहे हैं तो नॉट का यूज हम कहां करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बीच में। जैसे आप पढ़ते हो इज नॉट बीइंग, हैड नॉट बीन। ठीक है, जैसे हमने लिखा सी हैड नॉट बीन, सी हैड नॉट कॉल्ड मी, उसने कहा इसकी पैसिव वॉइस बनाइए। क्या लिखा है? उसने लिखा है सी हैड नॉट कॉल्ड मी, इसकी पैसिव वॉइस बनाइए। तो देखो, पहले आप मी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत लोग जानते हैं इसको। आई के बाद यहां पर आप किसका यूज कर देंगे? हैड नॉट बीन। हैड बीन की पैसिव वॉइस हमेशा कहां जाती है? हैड नॉट बीन। उसके बाद कॉल का यहां पर थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई हर। ठीक है, हमने लिखा आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। उसने कहा इसकी पैसिव वॉइस बनाओ। तो देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब ये यू ऑब्जेक्ट है तो यहां पर क्या हो जाएगा? यू के साथ आर नॉट, और यहां पर जाएगा बीइंग। भाई, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब लग दिया। इज एम आर का क्या गया? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो यू के साथ क्या लगा? आर नॉट बीइंग। अब यहां पर देखिए, डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब्ड बाई मी। कंफर्म हो गया। जैसे हमने कोई भी बहुत सारे निगेटिव के हमने क्वेश्चन लिख दिया कि मोहन डज नॉट हेल्प द पुअर। हमने लिखा है मोहन डज नॉट हेल्प द पुअर, तो आप यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। द पुअर को लेकर आए, द पुअर, ये हो गया। डू डस का क्या होता है? इज एम आर, तो यहां पर क्या जाएगा? द पुअर इज नॉट। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय मोहन। कंफर्म हो गया, यानी क्या जाएगा? द पुअर इज नॉट हेल्प्ड बाय मोहन। अगर मैंने लिखा यू कैन नॉट डू दिस वर्क, एकदम सिंपल सा है, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? आप बताइए, दिस वर्क। ठीक है, फिर कैन का क्या गया? कैन नॉट बी। डू का थर्ड फॉर्म डन बाय यू।
कन्फर्म हो गया। मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, इतना चीज़ें करनी है कि हमें कोई भी चीज़ करने से पहले ये ध्यान देना है कि नॉट, यानी हमें क्या बताया, सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, लेकिन हमेशा हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की जाएगी। हेल्पिंग वर्ब किसकी जाएगी, पैसिव वॉइस की। और जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब के कंडीशन पर हम किसका यूज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म का। ठीक है, जैसे 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 हमने मान लीजिए क्वेश्चन लिखा कि द काउंसिल विल नॉट डिस्कस द मैटर, द काउंसिल विल नॉट डिस्कस द मैटर। हमने लिखा द काउंसिल विल नॉट डिस्कस द मैटर, कंफर्म है। आपको इसकी क्या बनानी है, पैसिव वॉइस। तो आप यहां पर सबसे पहले क्या रखेंगे बताइए, द मैटर। अब यहां पर विल नॉट बी, कंफर्म हो गया ना भाई। विल बी की पैसिव वॉइस क्या होती है, विल हेल्पिंग वर्ब की पैसिव वॉइस में हम किसका यूज करते हैं, विल नॉट बी। डिस्कस का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड। उसके बाद यहां पर हो जाएगा बाय द काउंसिल। कंफर्म हो गया, कंफर्म हुआ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव में, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव। अब हम यहां पर आपके सामने बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव। दरअसल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुल 3 होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन। ठीक है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव, सबसे पहले आप सिंगल इंट्रोगेटिव को ध्यान दीजिएगा। यहां थोड़ा आपको फंसाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां आपको इतनी बात हमेशा याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, जहां पर सब्जेक्ट रहेगा उसके नीचे हमेशा ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, जहां पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा वहां हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, लेकिन पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जहां पर मेन वर्ब रहेगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और जहां पर सब्जेक्ट रहेगा उसको बाई ऑब्जेक्ट कर देना है। इतनी बात आपको याद रखनी है, कंफर्म, इतनी बात। अब आप देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या कहानी होती है। सिंगल इंट्रोगेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो लिखी जाती है सबसे पहले। सिंगल इंट्रोगेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब कहां लिखी जाती है, सबसे पहले, और लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। सिंगल इंट्रोगेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब सबसे लिखी जाती है कहां पर, पहले, और सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखता है, क्वेश्चन मार्क। तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाएगी तो हमेशा याद रखना, अगर वो हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्द की है तो आप रखना हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा शब्द। अगर नॉट है तो, जैसे आपको हमने कहा कि इज बीइंग, और बीच में सब्जेक्ट है सी। हमने लिखा है इज बीइंग और बीच में सब्जेक्ट क्या है, सी। हमने कहा इसको इंट्रोगेटिव बनाओ तो सबसे पहले आप रखोगे इज सी बीइंग। हमेशा याद रखना कोई हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्द की, जैसे विल बी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। जैसे हैड बीन लिखा है, आपको हैड बीन का इंट्रोगेटिव बनाना है तो दोनों के बीच में सब्जेक्ट जाएगा। मतलब जब कोई हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्द की होगी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखी है और वो हेल्पिंग वर्ब अगर मोर देन वन वर्ड की हुई, अगर वो हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्द की हुई, तो दोनों मतलब शब्दों के बीच में जो दोनों शब्द लिखे होंगे उन दोनों शब्दों के बीच में आपका जो है वो सब्जेक्ट लगेगा। याद रखिएगा कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्द की होगी तो दोनों सब्जेक्टों के बीच में जो दो सब्जेक्ट लिखे गए हैं उन दोनों सब्जेक्टों के बीच में जो शब्द लिखा जाएगा वो दोनों सब्जेक्टों के बीच में आपका जो है वो सब्जेक्ट लगेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। बस इतनी छोटी सी ही बात आपको इंट्रोगेटिव में हमेशा याद रखनी है, तो आपका क्वेश्चन किसी प्रकार से जो है वो गलत नहीं होगा। जैसे हमने लिखा एक छोटा सा क्वेश्चन हमने आपको दिया, उड़ क्यों रहा है भाई, एम आई कॉलिंग यू। हमने क्या कहा, हमने कहा एम आई कॉलिंग यू, फिर हमने लिखा क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, तो बताओ ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, मेन वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है आपको हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के नीचे बाई सब्जेक्ट।
अब बताओ इज एम आर का क्या होगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, लेकिन आप यू यहां खींच के लाए तो यहां क्या हो गया, यू, भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। लेकिन इज एम आर का क्या हुआ, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, लेकिन यू के साथ यहां पर क्या हो गया, आर बीइंग, आर यू बीइंग, ऐसे बना, ये बताए थे ना। फिर कॉल का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, कॉल्ड, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या गया, कॉल्ड। उसके बाद यहां पर बाय मी क्वेश्चन मार्क। अगर हमने ऐसे लिखा होता कैन यू रिप्लाई, रिप्लाई के बाद टू लगता है, उसको जाने दे, कैन यू राइट दिस लेटर। अब आप इसको बताइए, देखिए पहले आप दिस लेटर को उठा कर लाए, यू के नीचे लिख दिए। जब आप दिस लेटर को उठाए यू के नीचे रख दिए तो यहां पर क्या चला गया, कैन दिस लेटर बी। कंफर्म हो रहा है कि नहीं, कैन यानी क्या हो जाएगा, कैन दिस लेटर बी। अब राइट का थर्ड फॉर्म यहां पर क्या हो जाएगा, रिटन बाय यू। एक क्वेश्चन 3 से 4 बार आया है, हैव यू पोस्टेड दिस लेटर। उसने कहा हैव यू पोस्टेड दिस लेटर, तो यहां पर पहले क्या आ जाएगा बताएं, दिस लेटर। अब दिस लेटर सिंगुलर नंबर में है तो यहां क्या आ जाएगा, हैज दिस लेटर बीन। कंफर्म हो रहा होगा। पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड बाय यू। कंफर्म हो गया। कंफर्म जैसे जैसे उसने लिखा मान लीजिए उसने क्वेश्चन लिखा डज सी लाइक एन एप्पल। उसने कहा डज सी, उसने क्या कहा, उसने कहा है डज सी लाइक एन एप्पल। ये उसने कहा। इसकी बनानी है क्या, इसकी बनानी है पैसिव वॉइस। देखिए डू डच का क्या जाएगा, इज एम आर, लेकिन यहां पर क्या आया बताइए, एन एप्पल। एन एप्पल सिंगुलर नंबर, इसलिए यहां केवल हमने इज का यूज कर दिया। कंफर्म है। इज एन एप्पल लाइक्ड बाय हर। कंफर्म हो गया। जैसे जैसे हमने लिखा डिड कालिदास रोट राइट शकुंतलम, डिड कालिदास राइट शकुंतलम, ऐसे लिखा। डिड कालिदास राइट शकुंतलम, तो डिड का क्या होगा, वॉज या वर। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट आपका है शकुंतलम। ऑब्जेक्ट आपका कौन है, शकुंतलम, और शकुंतलम के साथ वाज। कंफर्म हो रहा है, यानी वाज शकुंतलम। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन बाय कालिदास। आई थिंक टॉपिक कंफर्म हुआ होगा। टॉपिक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। कंफर्म है। ये तो है सिंगल इंट्रोगेटिव की कहानी। अब आइए, अब ध्यान दीजिए, अब आपको हम बताते हैं डबल इंट्रोगेटिव की कहानी। ये याद रखिएगा, आपको हम बताएंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कहानी। बस कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन वर्ड जैसे दिया है उसको वैसे ही लिख दो। डबल इंट्रोगेटिव में अगर जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया है उस क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही लिख दो, बाकी इंट्रोगेटिव के हिसाब से पैसिव वॉइस बना दो। हाउ डिड यू राइट अ लेटर, हमने क्या लिखा, हाउ डिड यू राइट अ लेटर, हमने ऐसे लिखा। तो देखिए हाउ नाम का क्वेश्चन वर्ड है ना, इस क्वेश्चन वर्ड को वैसे लिख दिए हाउ। ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर, तो सब्जेक्ट के नीचे ले आकर लिख दिए ए लेटर। अब डिड का क्या होगा, वाज या वर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाज। हाउ वाज अ लेटर रिटन बाय यू। कंफर्म हो गया। जैसे व्हेन डज सी कंप्लीट हर वर्क, व्हेन डज सी कंप्लीट हर वर्क, तो यहां पर आप देखिएगा क्या हो गया, व्हेन। डू डच का क्या हुआ, इज एम आर, तो यहां पर हमने क्या रख दिया, हर वर्क। ठीक है। अब हर वर्क सिंगुलर है तो डच के साथ इज, व्हेन इज हर वर्क। फिर यहां पर आप देखिए कंप्लीटेड, कंफर्म हो गया। अब उसके बाद यहां पर हो जाएगा बाय हर। कंफर्म। वाई हैड यू
टीच मी अ लेसन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए हमने आपको पुराने रूल में बताया था जिस वर्ब के जितने ऑब्जेक्ट उस वर्ब की उतनी पैसिव वॉइस। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी और ए लेसन। पुराना वीडियो अगर आपने हमारा देखा है तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, वाई। अब देखिए मी को उठा के लाए तो लेसन छूटा, यहाँ पर क्या हो गया, आई। लेकिन हैड का हैड बीन, तो याद रखिएगा हैड आई बीन। और यहाँ पर टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। एक ऑब्जेक्ट बच रहा है, ए लेसन बाई, और यहाँ पर चला जाएगा यू। लेकिन आपको पता हमने क्या बताया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाकर लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जब पैसिव वॉइस आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ेगा। बताया था हमने आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्हेन हैड अ लेसन बीन टॉट। अब आप देखो इलेशन कौन सा ऑब्जेक्ट है, इलेशन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब जी आप डायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट होंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस पहले बनाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ेगा, टू मी बाय यू। कंफर्म हो गया? आई थिंक मेरे हिसाब से आपको कंफर्म हो गया होगा, कोई समस्या तो होगी नहीं आप लोगों को। चलिए अब आपको हम बता देते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन पे। अब आपको हम कहाँ बताए चलते हैं, आपको हम अब यहाँ से अच्छे अच्छे रूल आपके पेपर के लिए स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब आपको हम बताए देते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन। अब आप यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ फंस जाते हैं। देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन वाले सेंटेंस में ऐसे आपको समझा दे रहे, जैसे हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक। उसने क्या लिखा, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक। हमने क्या लिखा, हमने लिखा हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक। हमने क्या लिखा है, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, ये लिखा है। अब आप देखिए मेरी बात को गौर से समझिए, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आप देखिए वर्ब के बाद कोई शब्द नहीं लिखा है, लेकिन ये जो मिल्क है नाउन, यही ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। कंफर्म है? तो यहां पर हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया हाउ मच। अब यहां पर हो गया मिल्क। अब मिल्क कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब यहां पर देखिए हैज हैव का हैज बीन, हैव बीन, मिल्क के साथ यहां पर क्या हो गया, हैज बीन। मिल्क के साथ क्या लगा, हैज बीन। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक बाय यू। ये जो नाउन है यही ऑब्जेक्ट होगा, ये जो नाउन लिखा होगा क्वेश्चन वर्ड के बाद। जैसे हमने लिखा है कि हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड। अब आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर आप सबसे पहले क्या रखेंगे, हाउ मेनी बुक्स आपने रख दिया, कोई समस्या तो है नहीं। आपने यहां पर क्या रख दिया, हाउ मेनी बुक्स रख दिया, कोई इशू तो है नहीं, ठीक है। बहुत हाउ मेनी बुक्स। अब यहां पर आपने रखा बुक्स प्लूरल नंबर में है, तो बुक्स के डू डज ही जय मार, बुक्स के साथ आर, रीड का थर्ड फॉर्म रेड बाय यू। कंफर्म हो गया? कोई समस्या, कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स। अब यहीं से पूरा गेम स्टार्ट होता है, इनको याद रखिएगा। यहां से एक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब आपको हम स्टार्ट करते हैं कि हु की पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन पीजीटी के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस अलग से क्यों बनती है। एक पीजीटी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस अलग से क्यों बनती है। भाई जो भी क्वेश्चन वर्ड है वैसे ही लिख दिया जाता है, तो लेकिन हु वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस अलग से क्यों बनती है। हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस अलग से इसलिए बनती है, याद रख लीजिएगा पीजीटी वाले, हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस अलग से इसलिए बनती है क्योंकि हु नाम का क्वेश्चन वर्ड किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करता है, इसलिए हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस अलग से बनती है।
फिर से हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस अलग से क्यों बनती है? हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस अलग से इसलिए बनती है क्योंकि हु नाम का क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करता है, इसलिए हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस अलग से बनती है। कंफर्म हो गया? अब जैसे हमने लिखा, अब हु के स्ट्रक्चर के लिए क्या आएगा? सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा बाई होम रखना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रखिएगा, हु के रूल की पैसिव वॉइस क्या है? बाई होम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से क्या रखेंगे? बाई होम रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्या रखेंगे आप? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आप जैसे देखिए, हमने लिखा हु इज कॉलिंग मी। हमने क्या लिखा? हमने लिखा है हु इज कॉलिंग मी। हमने कहा इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? यूज करना है बाई होम। यू हैव टू यूज बाई होम। अब आप देखिए यहां पर मी को क्या रखेंगे? आई। लेकिन इज एम आर का क्या होगा? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। यहां भी हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्द की, तो क्या रखेंगे? एम, आई, बीइंग और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे पेपरों में पूछा हुआ है। हमने लिखा हु कॉल्स हिम इन द क्लास। हमने क्या लिखा? हमने लिखा है हु कॉल्स हिम इन द क्लास। तो देखिए हु के कंडीशन पर हमने सबसे पहले क्या लगाया? बाई होम। हु के कंडीशन पर हमने सबसे पहले क्या लगाया? बाई होम। देखिए हिम है तो हिम का उठेगा तो क्या हो जाएगा? ही। लेकिन कॉल्स बोले तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस इज एम आर, तो ई या इसके साथ ही। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। कुछ बच रहा है, क्या बचा? इन द क्लास। कंफर्म हो गया? ये एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, हु टीचेस मी साइंस। याद रखिएगा, नहीं उड़ जाएंगे। उसने क्या कहा है? हु टीचेस मी साइंस। इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो देखिए सबसे पहले हु के कंडीशन पर हमने क्या लगाया? बाई होम। टीचर्स माने वर्ब फर्स्ट फॉर्म SCIS, इज एम आर। तो देखिए इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। जिस वर्ब के जितने ऑब्जेक्ट उस वर्ब की उतनी पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है ना? जिस वर्ब के जितने ऑब्जेक्ट उस वर्ब की क्या? जिस वर्ब के जितने ऑब्जेक्ट उस वर्ब की उतनी पैसिव वॉइस। मी को उठाए तो आई। टीचर्स बोले वर्ब फर्स्ट फॉर्म में SCIS, तो आई के साथ एम। कंफर्म? अभी देखिए टीच का थर्ड फॉर्म यहां पर क्या आपने रख दिया? टॉट। कुछ बच रहा है, क्या बचा? साइंस। अभी तो मैंने मी से बनाया, आई हो गया, लेकिन साइंस से बनाएंगे तब क्या होगा? साइंस से बनाएंगे तो हो जाएगा बाई होम, सॉरी बाई होम। अब यहां पर हमने क्या रख दिया? यहां पर आ गया साइंस। साइंस सिंगुलर नंबर है, इज साइंस। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। आप देखिए साइंस कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट, तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का यूज करना पड़ेगा। कंफर्म हो गया? एक दो क्वेश्चन हम आपको और बता दे रहे हैं। हु टॉट हर रसियन। क्वेश्चन है हु टॉट हर रसियन। आपका प्रश्न है हु टॉट हर रसियन। हु टॉट हर रसियन। चलिए अब आप देखिए हु के लिए सबसे पहले आपने किसका यूज किया? बाई होम कर दिया। टॉट बोले तो क्या होगा? वर्ब सेकंड फॉर्म। जब वर्ब सेकंड फॉर्म तो वाज या वर, तो यहां पर आप क्या रखे? हर रसियन। अब हर रसियन इसका ऑब्जेक्ट है तो वाज। बाई होम वाज हर रसियन, सॉरी देखिए एक ऑब्जेक्ट है हर, एक ऑब्जेक्ट है रसियन। दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों हिसाब से बनाइए। बाई होम वाज हर का हो गया सी टॉट रसियन। एक ये हुआ। अगर आप यहां पे बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? बाई होम, यहां पर फिर क्या हो जाएगा? वाज रसियन टॉट टू हर। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया ये रूल कि नहीं? कंफर्म हो गया? अगला चलिए, अगला रूल
चलें, देखिए जब कोई सेंटेंस होम से स्टार्ट हो एक्टिव वॉइस में, तो जब हम पैसिव वॉइस लगाते हैं तो पैसिव वॉइस में हु का यूज करते हैं। जब कोई भी सेंटेंस होम से स्टार्ट होता है और उसकी हम बनाते हैं क्या, उसकी हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। जब होम से स्टार्ट होता है तो उसकी हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। तो होम के कंडीशन पर हम यूज करते हैं किसका, होम के कंडीशन पर हम यूज करते हैं हु का। जैसे हमने लिखा है होम, क्या लिखा है, होम डिड यू लाफ, होम डिड यू लाफ एट, ऐसे लिखा। होम के कंडीशन पर हमने क्या रखा, हु। अब यही आप ये ध्यान रखिए, यही जो हु लिखा हुआ है, यही हु इस सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों हो गया है। ही हु क्या है, यही सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों हो गया है। याद रखिएगा, हमने बताया था हु यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज loved it by you ना। whom will you murder, whom will you murder, ये इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा। होम के कंडीशन पर हु, विल का क्या होगा, विल बी, तो हु के साथ क्या आ जाएगा, विल बी। मर्डर का क्या हो जाएगा, मर्डर्ड by you। confirm, confirm, whom have you helped, सारे बता दे रहे हैं, whom have you helped। तो whom के कंडीशन पर क्या हो जाएगा, who। हैज हैव का हैज बीन, हैव बीन, हु सिंगुलर नंबर में होता है, हैज बीन हेल्प्ड बाय यू। क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो रहा होगा एकदम बढ़िया ढंग से। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से कि है। चलें अगला रूल। चलिए चलें अगला रूल हम आपके सामने ले चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट रूल। चलें देखिए अगला रूल क्या है। देखो कुछ वर्ब प्रीपोजिशन के साथ आते हैं जिनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे लव्ड के बाद एट आता है, लुक आफ्टर। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, उनकी पैसिवाइज हमेशा प्रीपोजिशन के साथ ही बनेगी। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, तो उनकी पैसिवाइज हमेशा प्रीपोजिशन के साथ ही बनेगी। याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ वर्ब आपके प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, तो उनकी जो पैसिव वॉइस है ना, वो उनकी पैसिव वॉइस हमेशा प्रीपोजिशन के साथ ही बनेगी। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, उनकी पैसिव वॉइस हमेशा प्रीपोजिशन के साथ ही बनेगी। जैसे द गर्ल लाफ्ड एट मी, द गर्ल लव्ड एट मी। अब आप देखिए लव्ड के बाद यहां पर ऑलरेडी एट प्रीपोजिशन लगा है, लेकिन इनकी पैसिव वॉइस लव्ड एट के साथ बनाएंगे और इसमें बाई भी लगाएंगे। इनकी पैसिव वॉइस लव्ड के साथ आई लव्ड एट के साथ बनाएंगे और इनकी पैसिव वॉइस में हम बाई भी लगाएंगे। तो मी को खींचे क्या हो गया, आई ना, और यहां पर लव्ड वर्ब सेकंड फॉर्म है वॉस, लव्ड एट ये तो रहेगा ही। अब उसके बाद यहां पर हो जाएगा बाई द गर्ल। सी लुक्स आफ्टर मी, सी लुक्स आफ्टर मी ये है, तो मी का खींचे आई, लुक्स आफ्टर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एम, और लुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लुक्ड, लुक्ड के बाद आफ्टर,
लुक्ड के बाद हमेशा हम किसका यूज करेंगे? लुक्ड के बाद हमेशा हम यूज करेंगे आफ्टर। आई एम लुक्ड आफ्टर बाई, सी का होगा हर। मतलब इसमें क्या रूल है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, उनकी पैसिव वॉइस हमेशा हम प्रीपोजिशन के साथ ही बनाते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ आते हैं और उनकी पैसिव वॉइस हमेशा हम प्रीपोजिशन के साथ ही बनाते हैं। ये रूल आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलें अगला, चलें देखिए कुछ वर्ब हम आपको बता रहे हैं जिनके साथ वही प्रीपोजिशन आते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ वर्ब हम आपको ऐसे डायरेक्ट बता दे हैं जिनके साथ वही प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे पहला याद रखिएगा, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड और अलार्म्ड। ये जहां वर्ब आएंगे इनके बाद हमेशा प्रीपोजिशन एट लगेगा, बाई नहीं लगेगा। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड और अलार्म्ड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन एट आते हैं। किसके किसके साथ? सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड और अलार्म्ड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन एट लगेगा, बाई कभी नहीं लगेगा। इसको याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। अगला, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइन्ड। क्या है? प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइन्ड। चार्म्ड आकर्षण, चार्म्ड, थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन पर राज्य करना, और लाइन्ड, लाइन्ड माने कतार में लगना। इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन विथ आता है। याद रखिए रहिएगा, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड और अलार्म के बाद एट आता है। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड और लाइन्ड के बाद हमेशा विथ आता है। नोन और ऑब्लाइज्ड, नोन और ऑब्लाइज्ड के बाद हमेशा टू आता है। नोन और ऑब्लाइज्ड के बाद हमेशा टू आता है। और कंटेन्ड और इंटरेस्टेड के बाद इन आता है। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? ऐसे याद रखिए, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड और अलार्म्ड के बाद एट आता है। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड और लाइन्ड के बाद विथ आता है। नोन और ऑब्लाइज्ड के बाद टू आता है। कंटेन्ड और इंटरेस्टेड के बाद इन आता है। जैसे हमने लिखा, दिस बॉक्स कंटेन्स, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। हमने देखा दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो आप देखो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। पहले आपने यहाँ पर क्या लेके आए? आप लेके आए मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। फिर यहाँ पर कंटेन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म SCIS प्लूरल नंबर में है आर। कंटेन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कंटेन्ड। लेकिन कंटेन्ड और इंटरेस्टेड के बाद बाई नहीं आता। कंटेन्ड के बाद यहाँ आपको बाई लगा देना चाहिए, नहीं, कंटेन्ड के बाद यहाँ पर हमेशा इन और इसका फिर हो जाएगा दिस बॉक्स। कंफर्म हो रहा है? कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या? जैसे योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। हमने क्या लिखा है? योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। मी को खींचे तो आई, सरप्राइज्ड बोले तो वर्ब सेकंड फॉर्म आई वॉज। फिर यहाँ पर क्या गया? सरप्राइज्ड। अब आप देखो सरप्राइज्ड के बाद क्या लगता है? एट योर
बिहेवियर। कंफर्म हो गया। जैसे जैसे हमने यहां पर एक आपको बता दिए, द पैसेंजर्स लाइंड द बुकिंग विंडो। द पैसेंजर्स लाइंड द बुकिंग विंडो। पैसेंजर्स जो हैं वो लाइंड माने कतार में लगे हुए हैं द बुकिंग विंडो के। तो यहां पर पहले आप क्या रखोगे, यहां पहले रखोगे द बुकिंग विंडो। अब लाइंड माने वर्ब सेकंड फॉर्म, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाज। जब यहां पे वर्ब सेकंड फॉर्म जाएगा तो यहां क्या जाएगा, वॉस। अब यहां पर आप देखिए लाइंड, लाइंड का मतलब कतार में लगना। तो अब लाइंड के बाद किसका यूज होता है, आप बताओ, विथ का ना। तो यहां पर बाई का यूज नहीं होगा, हमेशा किसका यूज होगा, विथ। और यहां पर द पैसेंजर्स। ये रूल याद रखिएगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड और अलार्म्ड के बाद एट लगाइएगा। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड और लाइंड के बाद विथ लगाइएगा। नोन और ओब्लाइज्ड के बाद टू लगाइएगा। और कंटेंड और इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन लगाइएगा। कोई समस्या, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट रूल लेते चलिए, अच्छे से आप पढ़ते जाइए। अगला रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जब किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा, मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाते समय बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। जब किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन के लिए किया जाता है तो ऐसे प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। कौन कौन से आते हैं, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, पीपल, वन, फ्यू। ये सब प्रोनाउन आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो जब किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा तो हमेशा याद रखिएगा पैसिव वॉइस कभी भी बाई ऑब्जेक्ट से नहीं बनेगी। मतलब अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन, कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, अगर कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाए, कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाए तो पैसिव वॉइस कभी भी बाई ऑब्जेक्ट से नहीं बनेगी। मतलब बाई समवन, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, पीपल और वन। यानी क्या, कौन कौन सा आ जाएगा, पीपल और वन, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, और इसके साथ क्या ऐड होगा, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी। समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी। अगर ये आएगा तो हम कभी भी बाई ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। जैसे someone has stolen the pen। ध्यान दीजिएगा, एक दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं तो यहां पर आप क्या रखेंगे, बोलिए, द पेन हैज बीन स्टोलन बाई। बस स्टोलन, बाई समवन नहीं करोगे क्योंकि समवन कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट, स्टोलन तक ही बनेगा। कंफर्म हो गया। जैसे पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया, पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया। हमने लिखा है पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया। तो आप ये देखिए, हिंदी इसका ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले आपने क्या रखा, हिंदी। सबसे पहले आपने क्या रखा, हिंदी। हिंदी के साथ इस स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, बच क्या रहा है, इन इंडिया। अब आप बाई पीपुल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पीपुल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्योंकि पीपुल कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट। समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, पीपुल, वन, ऐसा कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो पैसिव वॉइस हमेशा बाई ऑब्जेक्ट से नहीं बनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नोबडी या नो वन हो जाएगा तो पैसिव वॉइस हमेशा निगेटिव में बनेगी। याद रखिएगा, दो काम होगा, पैसिव वॉइस निगेटिव में बनेगी और बाई नो वन या नोबडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और नोबडी के कारण ही पैसिव वॉइस निगेटिव में बनेगी। जैसे नो वन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स,
हमने लिखा नो वन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बॉक्स। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बॉक्स। कैन का क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी। ये निगेटिव में क्यों बनी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में नो वन आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में क्या आ गया, नो वन। दिस बॉक्स कैन नॉट बी, और लिफ्ट का थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, अब भी यहाँ बाई नो वन नहीं होगा का, याद रखिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे यहां पर। नो वन कैन डू दिस वर्क, अगर सब्जेक्ट के रूप में नो वन आए तो तुरंत पैसिव वॉइस निगेटिव में बनाइएगा, नहीं तो उड़ जाएंगे। दिस वर्क, अब यहां पर कैन का क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी, अब यहां पर डन, अब आप बाई नो वन नहीं करेंगे। सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, पीपुल या ONE1 आता है तो पैसिव वॉइस हमेशा बनाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट में नो वन या नोबडी आता है तो पैसिव वॉइस निगेटिव में बनाएंगे। एक बात और ध्यान रखिए, एक बात, ये देखिए, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था और बहुत सारे ग्रामर के योद्धा इसमें धड़ाम हो गए थे। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, बहुत सारे योद्धा इस क्वेश्चन में दड़ाम हो गए थे, बहुत सारे योद्धा इस क्वेश्चन में दड़ाम हो गए थे। क्या, अब आप देखो, वन का पजेसिव केस, ये जो वन है, इस वन का पजेसिव केस क्या हुआ, वंस। जो वन लिखा है, इस वन का पजेसिव केस यहां पर क्या हो गया, वन हुआ कि नहीं। लेकिन आप बताओ, जब बाई वन नहीं कर सकते तो क्या इस पजेसिव केस को, ये जो पजेसिव केस है, इसको ऑब्जेक्ट में ला सकते हो, नहीं ला सकते। इसलिए ऑब्जेक्ट में केवल ड्यूटी आएगा। आया हुआ प्रश्न है, कान खोल लो, दोनों कान आप लोग पेड वाले खोल लीजिए, नहीं तो ना उड़ जाओगे। पैसिव वॉइस का एक तरफ से पैसिव वॉइस पढ़ा दे रहे हैं, अच्छा टॉपिक। जब आपका अधिकार नहीं है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आप इंडेफिनिट को बनाएं, तो क्या ये इंडेफिनिट नहीं है, तो ये अधिकार तुमको कौन दिया कि आप इसको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दीजिए, कोई दिया, कोई नहीं दिया, इसलिए ड्यूटी आएगा। याद रखना, ये उड़ जाओगे, ड्यूटी मस्ट बी डन, यही इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। फिर से याद रख लीजिए, क्या कि अगर वंस पजेसिव में है तो उस वंस को छोड़कर जो नाउन होगा उससे पैसिव वॉइस बनाइएगा। उससे क्या आप बनाएंगे, उसी से आप उसकी पैसिव वॉइस बनाइएगा, अन्यथा आपको डिस्टर्ब कर ले जाएगा। याद रहेगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए अगला रूल स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। अगला रूल हम स्टार्ट करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट, प्लीज, प्लीज डू नॉट और लेट से शुरू होते हैं तो ऐसे सेंटेंसों को हम इंपरेटिव कहते हैं। बता चुके हैं, नरेशन में भी बताया था कि ऐसे सेंटेंस जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं, प्लीज़ से शुरू होते हैं, प्लीज़ डू नॉट से शुरू होते हैं और लेट से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसों को जो है वो हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म से, तो आप बनाइएगा लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाय यू से। कैसे बनाएंगे, लेट, पहले आप लेट लिखिएगा, फिर ऑब्जेक्ट रखिएगा, फिर बी रखिएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखिएगा, फिर बाय यू रखिएगा। अगर ये सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होगा, तो जब डू नॉट से स्टार्ट होगा तो लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाय यू। डू नॉट से स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाय यू। ठीक है, अगर प्लीज से स्टार्ट हुआ तो जब प्लीज से स्टार्ट होगा
तो प्लीज के कंडीशन पर हम रख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज के कंडीशन पर क्या रखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। और जो प्लीज डू नॉट है, उस प्लीज डू नॉट के कंडीशन पर हम रखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। ठीक है। और जो सेंटेंस याद रखिएगा ऑलवेज या नेवर से स्टार्ट होगा, जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? जो सेंटेंस ऑलवेज या नेवर से स्टार्ट होगा उनकी पैसिव वॉइस यू आर एडवाइज्ड टू से बनेगी। फिर से आप यहां देख लीजिए, अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ तो लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाय यू। ठीक है। डू नॉट से स्टार्ट हुआ तो लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाय यू। प्लीज से स्टार्ट हुआ तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज डू नॉट से स्टार्ट हुआ तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। और अगर ऑलवेज या नेवर से स्टार्ट हुआ तो यू आर एडवाइज्ड टू। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हेल्प द हेल्पलेस, उसने लिखा हेल्प द हेल्पलेस, उसने कहा इसकी पैसिव वॉइस बनाइए। तो देखिए ये किससे स्टार्ट है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म से। तो जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो सबसे पहले लेट, कंफर्म, ऑब्जेक्ट इसका क्या है? लेट द हेल्पलेस। फिर यहां पर जाएगा बी हेल्प्ड बाय यू। अगर हमने ये ऐसे लिखा होता डू नॉट शट द डोर, हमने ऐसे लिखा होता डू नॉट शट द डोर, तो डू नॉट से स्टार्ट है तो सबसे पहले लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। फिर यहां पर क्या जाएगा? नॉट बी शट बाय यू। कंफर्म है? कंफर्म हो रहा है? ऊपर जो रूल लिखा है इसी रूल पे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने मान लीजिए सेंटेंस लिखा शट द डोर, मैंने क्या लिखा? शट द डोर। बनाइए लेट, फिर क्या रखेंगे आप? द डोर बी शट बाय यू। ठीक। जैसे हमने लिखा टर्न हिम आउट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टर्न हिम आउट, तो सबसे पहले आप रखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, फिर बी, क्लियर। टर्न का थर्ड फॉर्म टर्नड, बचा क्या? आउट बाय यू। क्लियर हो गया है? जैसे हमने लिखा प्लीज हेल्प द पुअर, हमने क्या रखा? हमने रखा प्लीज हेल्प द पुअर। तो बनाइए, जब प्लीज लिखा है तो हम किसका यूज करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। जैसे हमने रखा प्लीज डू नॉट कॉल मी, तो अब जब प्लीज डू नॉट आएगा तो हम किसका यूज करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉल मी। कंफर्म हो गया? अगर ये जो पूरा स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है इसी पे हमें सॉल्व करना है। याद रखिएगा, जैसे हमने लिखा ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब जब ऑलवेज से स्टार्ट होगा, जब भी ऑलवेज से स्टार्ट होगा तो आप याद रखिएगा यू आर एडवाइज टू, ऑलवेज या नेवर से। जैसे ऑलवेज वियर अ हेलमेट, तो यू आर एडवाइज्ड टू। फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू करिए, हेल्प द पुअर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाय यू, डू नॉट से आएगा तो लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाय यू। इसको आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर इन दोनों में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज टू से। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज टू से, और नॉट टू वाले में यही नॉट लगा दीजिएगा, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड नॉट टू।
इसका यूज कब करेंगे? जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। किसी ने कहा कम हियर, इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, तो देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप लेट से तो बना नहीं सकते। तो यहाँ पर कम हियर माने मुझे तुम्हें बुलाया गया, तो यहाँ पर एक ऐसे बना दो, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर ना। अगर जैसे हमने लिखा राइट अ लेटर, तो इसको लेट से भी बना सकते हो। क्या हो जाएगा? लेट अ लेटर बी रिटन बाई यू। एक तो ये बना दिए, लेट अ लेटर बी रिटन बाई यू। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए इस सेंटेंस को ऐसे लिखा था, अगर मैंने लिखा होता कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा डू नॉट गो टू स्कूल, या डू नॉट अब्यूज, ऐसे कहा हमने कहा डू नॉट अब्यूज, गाली मत दो। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये लेट से तो बनेगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको आप एडवाइस से बना सकते हैं। इसको हम किससे बना सकते हैं? एडवाइस से। एडवाइस से बनाइए तो क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज्ड नॉट टू अब्यूज एनीवन। कंफर्म हो गया? कंफर्म हुआ मुद्दा कि नहीं? मुद्दा कंफर्म हुआ जी, आपको एकदम कंफर्म हुआ होगा। तो याद रखिएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाय यू। ऑब्जेक्ट ना होगा तो यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज टू, यहाँ लिखे थे। डू नॉट में लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाय यू, ऑब्जेक्ट के ना होने पर यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज नॉट टू। प्लीज में यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज डू नॉट में यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और ऑलवेज या नेवर में यू आर एडवाइज टू। कंफर्म हो गया? चलिए अगला, नेक्स्ट। चलिए अगला रूल क्या कहता है? अगर लेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो जाए और लेट के बाद आपका कोई भी जो है वो कौन सा केस आ जाए, लेट के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है? लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इसे स्ट्रक्चर पर रख देना है। लेट ऑब्जेक्ट, अगर लेट जैसे लेट हर राइट अ लेटर, लेट मी राइट अ लेटर, मान लीजिए यही आ जाए, लेट मी राइट अ लेटर, अगर यही आ जाए लेट मी राइट अ लेटर, तो आप देखिए लेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस आया है ना, तो यहां पर आप कैसे बनाओगे? लेट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ए लेटर, फिर यहां पर बी राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाई मी। कंफर्म हो गया? लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, अगर मैंने कहा इसकी पैसिव वॉइस आपको बनानी है तो क्या हो जाएगा? लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग बी संग बाई हर, लेट अ सॉन्ग बी, लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको होनी ही नहीं चाहिए मेरे दोस्त। अगर कोई समस्या हो गई तो ये मान लीजिएगा कि मेरा पढ़ाना पूरी तरह से बेकार है। लेट मी डू दिस वर्क, जिस हिसाब से आपको पढ़ा दे रहा हूँ ना, एक एक रूल ये केवल आपको याद रखना है बस, ठीक है, और अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना आप पढ़ लीजिए, आपको टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रामर में कहीं दिक्कत होगी ही नहीं। तो फिर यहाँ क्या रखेंगे? लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। कंफर्म हो गया? मतलब अगर लेट से स्टार्ट हो तो हमें लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाय यू, इसी के केस में जो है वो रख देना है। लेकिन 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 क्या लेकिन? अगर कोई सेंटेंस लेटस से स्टार्ट हो जाए, अगर कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाए? लेटस से, तो पैसिव वॉइस इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड से बनाते हैं। पैसिव वॉइस अगर लेटस से स्टार्ट हो जाए तो पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस हमेशा बनाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड।
अगर लेटस से स्टार्ट हुआ तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, हमने लिखा लेट अस राइट अ लेटर, लेट अस राइट ए लेटर। ऐसे भी बना सकते हो लेट अ लेटर बी रिटन बाय अस, ये भी सही है, लेट अ लेटर बी रिटन बाय अस। लेकिन लेटस से स्टार्ट है तो सीधा सीधा जाने रहिए, सीधा सीधा नो बवाल, सीधा एक जुगाड़। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड यानी क्या लगेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और यहां पर क्या हो जाएगा, राइट अ लेटर। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड राइट अ लेटर। जैसे हमने लिखा लेट अस सिंग ना, तो यहां पर सीधा एक इट इज क्या जाएगा, आप बोलिए, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। अगर याद रखिएगा लेटस से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, लेटस। तो जब लेटस से स्टार्ट होगा तो हम किसका यूज करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। लेटस से स्टार्ट होगा तो हम किसका यूज करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। चले, चलिए अगला रूल। अच्छा आप बताइए, सी लेट मी गो, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, सी लेट मी गो, इसकी आप जरा हमको पैसिव वॉइस बनाइएगा तो, और बताइएगा कि इसकी पैसिव वॉइस होगी क्या। चले, कुछ और रूल आपके लिए देख लेते हैं, खतरनाक खतरनाक रूल आपके लिए हैं कौन से। कुछ छूट तो नहीं रहा है, ये देख, हाँ एक दो नियम छूट रहे हैं, उनको ले लिया जाता है रिमांड पे। चलिए रिमांड पे रूल ले लिए जाते हैं, छूट रहे थे नियम। चलिए, सी लेट मी गो का क्या होगा, आई वॉज लेट मी गो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट का प्रयोग किसी सेंटेंस में वर्ब के रूप में भी होता है, याद रखिएगा। लेट का प्रयोग, लेट जो होती है ये वर्ब होती है और तीनों फॉर्म एक ही होती है। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई वॉज लेट मी गो, आई वॉज लेट गो, या आई वॉज लेट टू गो, दोनों सही है। ठीक है, अगला अगला रूल, 3-4 नियम आपका बचा हुआ है पैसिव वॉइस का। अगर किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है तो पैसिव वॉइस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के नियम से बनाते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है तो पैसिव वॉइस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के नियम से बनाते हैं। क्या रूल है कि अगर किसी भी सेंटेंस में किसका यूज हुआ हो, लिंकिंग वर्ब के बाद, याद रखिएगा हमने आपको लिंकिंग वर्ब बताया था, लिंकिंग वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज टू राइट अ लेटर, ही हैज टू राइट ए लेटर, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। यहां ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, जब किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं आती है तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ए लेटर, ए लेट। अब हैज का हैज बीन नहीं करोगे, क्यों, अगर यहां पर वर्ब होती तब हैज बीन करते, लेकिन यहां पर इन्फिनिटिव है तो यहां पर जाएगा हैज टू बी। किसका यूज होगा, हैज टू बी, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। कंफर्म, जैसे जैसे ही इज टू रीड द उपनिषद, ही इज टू रीड द उपनिषद, ही इज टू रीड द उपनिषद, तो यहां पर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, द उपनिषद। कंफर्म हो गया। उसके बाद यहां पर देखिए इज टू बी, इज टू बी, कंफर्म हो गया ना। अगर यहां पर वर्ब होती तब हम इज, एम, आर का इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग करते,
और रीड का थर्ड फॉर्म रेड बाय हिम। कन्फर्म? आई हैव टू डू इट। बहुत सारे ऐसे हैं, कोई अब आपको ऐसे ऐसे बता दे रहे हैं आई हैव टू डू इट, तो यहाँ पर आप रखेंगे इट। इट सिंगुलर नंबर है, इट हैज टू बी। कंफर्म हो गया? इट हैज टू बी डन, डना, डन बाय मी। जैसे दे हैड टू प्ले क्रिकेट, दे हैड टू प्ले क्रिकेट। अब इसको आप बना कर दिखाइए, कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा? क्रिकेट हैड टू बी। कंफर्म? प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम। ये याद रखिएगा, अगर किसी लिंकिंग वर्ब के बाद, देखिए हर जगह टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर आप टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दीजिएगा। कंफर्म है? चलिए अगला, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अगर कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो और उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देयर लिखा हो, देयर के बाद कोई लिंकिंग वर्ब लिखी हो और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वाइज हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। पैसिव वाइज कैसे बनाएंगे? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट है और उसमें किसका यूज हुआ है? लिंकिंग वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, तो पैसिव वाइज टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। मतलब देयर लिखा है, देयर के बाद कोई लिंकिंग वर्ब लिखा है, लिंकिंग वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देयर प्लस लिंकिंग वर्ब, यही जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। इसे हम क्या कर देंगे? इसे हम क्या कर देंगे? इसे ही हम कर देंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या कर देंगे? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से सुन लीजिए, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नो मनी टू बाय। हमने क्या लिखा? देयर इज नो मनी टू बाय। बनाइए, देयर इज नो मनी। अब टू बाई कुछ नहीं करना है, टू बाई को आप कर दीजिए टू बी बॉट। देयर इज नो मनी टू बाई को क्या कर दीजिए? टू बी बॉट। जैसे हमने लिखा देयर इज नथिंग टू गेन, जैसे हमने लिखा है देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से। हमने क्या लिखा? देयर इज नथिंग टू से। बनाइए, कुछ नहीं करना, आराम से, देयर इज नथिंग, ये हो गया। टू से को कर दीजिए टू बी सेड, टू से को क्या कर देंगे? टू बी सेड। देयर वॉज टाइम टू लेबर, देयर वॉज टाइम टू लेबर। तो यहां पर आप रखिए, क्या हो जाएगा? देयर वॉज टाइम टू लेबर का क्या हो जाएगा? टू बी लेबर्ड। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया? चलिए अगला रूल, नेक्स्ट रूल आपके लिए। अब देखिए अगला रूल क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा खतरनाक रूल है वाला। अगर कोई सेंटेंस इट इज से शुरू हो जाए और उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, इट इज से शुरू हो जाए और उसमें कहीं पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, तो याद रखिएगा इट इज को वैसे ही रखिएगा, और जहां टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना, यहीं पे फॉर ऑब्जेक्ट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा। जहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहीं पर फॉर ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई सेंटेंस इट इज से शुरू है और उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कहीं है,
तो इट इज को वैसे ही लिख देना, आया हुआ क्वेश्चन है, हम आपको बता दे रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के बता रहे हैं। तो जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना, इसे आप कहाँ रखेंगे, फॉर ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ रखेंगे, फॉर ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये पीजीटी में क्वेश्चन आया है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। उठा के मॉडल पेपर देखिएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो हो जाएगा इट इज टाइम। ठीक, अब देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप, टू बी क्लोज का क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। अगर हमने ऐसे लिखा होता, इट इज टाइम टू राइट अ लेटर, इट इज टाइम टू राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर अ लेटर टू बी रिटन। इट इज टाइम टू, कुछ भी लिख दिया जाए, इट इज टाइम टू मान लीजिए लिख दिया जाए प्रिपेयर, इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क, इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क, तो बना दीजिए क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम क्लियर हुआ होगा। चलिए चलें, चलिए देख लें, एक आध दो रूल आपके लिए भी बचा हुआ होगा, तो उसको भी निपटा दिया जाए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूल आया हुआ है, बिलीव्ड, फाइंड, कंसीडर, नो, रिपोर्ट और थिंक। ध्यान दीजिएगा, बिलीव, फाइंड, कंसीडर, नो, रिपोर्ट और थिंक के बाद अगर कोई भी दैट से सेंटेंस शुरू हो जाए तो इसकी पैसिव वॉइस हमेशा इट से बनाई जाती है। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में वर्ब के रूप में बिलीव्ड, फाइंड, कंसीडर, नो, रिपोर्ट और थिंक आ जाए, ठीक है, तो हमेशा पैसिव वॉइस इट से बनाई जाती है। जैसे वी बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, आया हुआ क्वेश्चन है, वी बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। अब आप देखिए यहां पर बिलीव, इसको याद रख लीजिएगा, बिलीव, फाइंड, कंसीडर, नो, रिपोर्ट, थिंक। बिलीव, फाइंड, कंसीडर, नो, रिपोर्ट, थिंक। क्या याद रखेंगे, बिलीव, फाइंड, कंसीडर, नो, रिपोर्ट और थिंक। फिर से बोलिए, बिलीव, फाइंड, कंसीडर, नो, रिपोर्ट, थिंक के बाद अगर दैट नाम की कोई क्लॉज आती है तो पैसिव वॉइस हमेशा इट से बनेगी। मतलब क्या हो जाएगा, इट इज बिलीव्ड। वी बिलीव की पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, इट इज बिलीव्ड, और यहां पर क्या हो जाएगा, दैट ही इज ऑनेस्ट। इट इज बिलीव्ड यानी क्या हो जाएगा, इट इज बिलीव्ड यानी क्या हो जाएगा, इट इज बिलीव्ड दैट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला रूल आपके लिए देख लें, अगर कोई रूल बच रहा हो तो आपको हम दे दें, अन्यथा आप लोगों को बाय बाय कह दें। कोई रूल ऐसा जो बच रहा हो, एनी रूल, सब हो गया है, लगभग हो गया है। हाँ, जैसे दे फील दैट द टीचर
टीचर्स वर लेबोरियस, दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस। जैसे इसी का एक देख लीजिए, दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर गुड या लेबोरियस, कुछ भी। देखिए फेल्ट, बिलीव, फाइंड, कंसीडर, नो, रिपोर्ट, थिंक के बाद दैट से अगर शुरू हो तो पैसिव वॉइस इट से बनाएगा। इट ईच फील का क्या होगा, फेल्ट दैट द टीचर वर गुड या दैट द टीचर वर लेबोरियस। कंफर्म हो गया। अगला देखिए, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार मेरे सामने आ रहा है, इसको ऐसे आपको हम बता देते हैं, है कुछ नहीं। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एंड सेंट हिम टू जेल। द पुलिस arrested the terrorist. The police arrested the terrorist and sent him to jail. And send him to jail या sent him to jail. Him to jail. अब आप यहां देखिए, यहां कुछ नहीं करना। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, इसकी पैसिव वॉइस बना लो तो क्या हो जाएगा, द टेररिस्ट was arrested, the terrorist यानी the terrorist was arrested ना by the police, the terrorist was arrested by the police and sent him to jail, and sent him to jail ये अपने आप ऐसे अपने आप ही हो जाएगा, मतलब जो एंड से जुड़े। मिस्टर ठाकुर रोट द बुक एंड पब्लिश्ड इट, मिस्टर ठाकुर wrote the book and published it, कुछ नहीं करना है तो यानी क्या हो जाएगा, द बुक was written by Mr. Thakur, the book was written by Mr. Thakur and published it। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब एक और देख लीजिए, यहां पर सी आस्क्ड मी इफ आई कुड सी अ लॉयन, सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लॉयन, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, इसको भी रूल समझ लीजिएगा, छोटा छोटा है। इफ आई कुड किल ए लॉयन। अब आप देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई कंजक्शन हो तो जो मतलब कंजक्शन के इधर या उधर जिस क्लॉज की पैसिव वॉइस बन रही उसकी बना लीजिए, बाकी पूरा वैसे लिख दीजिए। सी आस्क्ड मी की बन रही है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई वॉज आस्क्ड। सी आस्क्ड मी का क्या हो जाएगा, आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड किल अ लॉयन ना। जैसे हमने मान लीजिए क्वेश्चन लिखा, अजय आस्क्ड वीनू वेदर सी हैड टॉट, अजय आस्क्ड वीनू वेदर सी हैड टॉट। अब आप यहां देखिए, अजय आस्क्ड वीनू को बना लीजिए, वीनू वाज आस्क्ड, वीनू वाज आस्क्ड, और यहां पर लिख लिए वेदर सी हैड टॉट। ये पेड के लिए पूरी क्लास थी, 1.5 से 1.5 घंटे के आसपास की क्लास है। पेड वाले हमारे दोस्त, भाई बहन, पब्लिक लोग, सब लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद कल से आपका टॉपिक सिंटैक्स का एरर नाउन स्टार्ट होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।